WHO gives 2 more definitions 2021 में, उसने 2 और डेफिनेशन इसमें ऐड कर दिए हैं। एक है प्री XDR RR tuberculosis as TB caused by Mycobacterium tuberculosis that fulfill the definition of MDR RR and that are also resistant to any one of the fluoroquinolone। अब अगर सिर्फ फ्लोरोक्विनोलोन के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का और रिफेम्पिसिन और रेजिस्टेंट के साथ, तो उसको प्री XDR कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो है फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस है, एक कोई सा भी फ्लोरोक्विनोलोन। दूसरी है XDR TB as TB caused by mycobacterial strains that fulfill the definition of MDR RR TB and are also resistant to any fluoroquinolone and at least one additional group A drugs including moxifloxacin, bedaquiline and linezolid। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगी कि ग्रुप A में कौन से हैं, ग्रुप B में कौन से हैं, ग्रुप C में कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है। About 6.2% of MDR RR TB cases are of XDR TB worldwide. Many may be XDR TB, but vast majority of XDR TB cases remain undiagnosed because reliable methods for drug susceptibility testing are lacking and laboratory capacity is limited in low income countries। तो मतलब यहाँ पे तो भाई करवाते ही नहीं है, लिख के ही नहीं भेजते कि भाई अब ये कितना ज़रूरी है कल्चर उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर और सेंसिटिविटी। अब ना एक्सपोजर अगर हो गया, फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन किस तरह होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कॉमनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पर्सन विद इन्फेक्शियस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस by droplet nuclei containing mycobacterium tuberculosis which are aerosolized by coughing, sneezing or speaking, ठीक है। The tiny droplets dry instantly. The smallest 5 to 10 micrometer diameter may remain suspended in air for several hours and may reach the terminal passages when inhaled. There may be as many as 3,000 nuclei per cough। 3,000 मतलब माइकोबैक्टीरियम bacilli होंगे, और जो वो एयर में आएंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे, सेवरल आवर्स तक वो रहेंगे, फिर उसके बाद कोई उसको इनहेल कर लेगा जो कांटेक्ट होगा, और फिर वो जो भी करें, इन्फेक्शन करें या उसी वक्त ना करें। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, सब्सीक्वेंट एक्विजिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय नंबर 1 एक्सोजिनस फैक्टर एंड नंबर 2 एंडोजिनस फैक्टर्स। एक्सोजिनस फैक्टर्स क्या हैं? Number 1, the probability of contact with a person with infectious form of tuberculosis, यानी कि AFB positive sputum most likely to infect। AFB positive है तो वो तो बहुत ही contagious है। Mostly have cavitary disease। AFB negative sputum is less infectious। The culture negative tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis are essentially non-infectious। सोचना, एक पेशेंट था, उसको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस मैंने सस्पेक्ट किया था, मतलब उसको एसाइटिस था और उसका DR कराया तो एसाइटिक फ्लूइड का 90% उसको लिम्फोसाइट थे। तो खैर मैंने कहा CT स्कैन कराना, तो उसने कहा कि मैं ना अगर मैं आहान से वो हूँ, मतलब एक कंपनी से, तो वहाँ पे मैं अगर एडमिट हो जाऊँ तो मेरा CT स्कैन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है आप एडमिट हो जाओ वहीं पे जाके। और वहाँ पे डॉक्टर मतलब उसमें आया मिजेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी, मतलब कंफर्म हो गया ना कि थिकनिंग हुई भी है पेरिटोनियम की, वहाँ पे मिजेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी हुई भी है थी, तो उसको इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और वो उसको आइसोलेट कर दिया गया वहाँ पे, और फिर सब मास्क लगाए हुए हैं, और क्या पागल है बताओ। चेस्ट एक्सरे तो उसको बिल्कुल सही था। अरे भाई कल्चर, अब देखें ना, मतलब आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो तो एसेंशियली नॉन इन्फेक्शियस होती है ना, वो कहाँ से आपके बैक्टीरिया आ रहे हैं एयर में। नंबर 2, द इंटीमेसी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये भी कर रहा है कि कितने करीब हैं आप उस पेशेंट से, कितने अरसे तक आपका एक्सपोजर रहा।
नंबर 3, द डिग्री ऑफ इन्फेक्शियसनेस ऑफ द केस, मतलब हाईली इन्फेक्शियस, अगर स्पूटम में AFB पॉजिटिव आ रहे हैं तो हाईली इन्फेक्शियस हुआ। द शेयर्ड एनवायरनमेंट इन विच द कॉन्टैक्ट टेक प्लेस, इसीलिए तो ओवर क्राउडिंग, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, छोटे छोटे घर, नॉन वेंटिलेटेड हाउसेस, नॉट सैनिटरी कंडीशंस एडिक्वेट, तो फिर देखें ना कितनी ट्यूबरकुलोसिस फैलती है जैसे हमारे मुल्क में। नंबर 5, पेशेंट विद HIV co-infection have less cavitary disease, so they are less infectious than without HIV co-infection. HIV co-infection में है, अभी पहले भी हमने एक स्लाइड में देखा था ना कि उसमें कैविटरी डिजीज नहीं होती है, इन्फिल्ट्रेट लोअर लोब मिलते हैं, एटिपिकल फाइंडिंग्स होती हैं। तो कैविटरी डिजीज नहीं है तो AFB पॉजिटिव भी नहीं होंगे, तो वो लेस इन्फेक्शियस होगी दैन द पीपल हु आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट, जिनमें कैविटरी डिजीज होती है और AFB जो है वो आ रहे होते हैं स्पूटम में। नंबर 6, क्राउडिंग इन लेस वेंटिलेटेड रूम इज द मोस्ट रैपिड ट्रांसमिशन वहां पे होती है। नंबर 7, विरुलेंस ऑफ द ट्यूबरकुल बैसिलाई, जितना टिश्यू डैमेजिंग पावर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, उतना जो है वो डिजीज सीवियर होगी। अब ये तो एक्सपोजर टू इन्फेक्शन था, अब फ्रॉम इन्फेक्शन टू डिजीज, अब हर एक को तो नहीं हो जाती ना ट्यूबरकुलोसिस, अगर चला भी गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनहेल भी हो गया, तो हर एक में तो नहीं हो जाएगी डिजीज। अनलाइक रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज after being infected depend on endogenous factor as individuals' innate immunologic and non-immunologic defenses and the level at which the individual cell-mediated immunity is functioning. तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो पेशेंट है या पर्सन है वो उसका इम्यून स्टेटस कितना स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है वो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको ट्यूबरकुलोसिस होगी या नहीं होगी। एंडोजिनस फैक्टर्स क्या हैं फिर? नंबर 1, द डिग्री ऑफ इम्यून कॉम्पिटेंस, इन पर्टिकुलर A, पेशेंट अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, और B, पेशेंट विद HIV co-infection with suppressed cellular immunity with decreased CD4 T cell count, C, patients with immunosuppressive therapy, all above are at high risk of infection. इनमें तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें हाई रिस्क है कि अगर उन्होंने इनहेल कर लिया तो उनको एक्टिव डिजीज हो जाएगी। तो अब इस हिसाब से ना फिर ट्यूबरकुलोसिस को हम डिवाइड कर देते हैं। एक होती है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, वो कौन सी होती है? क्लिनिकल इलनेस डायरेक्टली फॉलोइंग इन्फेक्शन इज प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इनहेल किया और डिजीज हो गई तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। इट इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स, या तो बच्चों में होती है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स में होती है। Although primary tuberculosis is severe and disseminated, but it is not associated with high degree of transmissibility. तो इतनी मतलब हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होता, हालांकि डिजीज सिवियर होती है। अब सेकेंडरी और पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? When infection is acquired later in life, मतलब बैक्टीरिया तो अंदर चले गए थे but reactivate बाद में हो गए, the chance is greatest that mature immune system will contain the infection temporarily. मतलब उस वक्त उनका इम्यून मैकेनिज्म इतना अच्छा था कि उसने बैसिलाई को कंटेन कर लिया, मैक्रोफेजेस में वो चले गए और वहां पे वो वाइबल डोरमेंट पड़े रहे। ठीक है, बैसिलाई में परसिस्ट फॉर इयर्स बिफोर रीएक्टिवेटिंग टू प्रोड्यूस सेकेंडरी or post-primary tuberculosis, which because of frequent cavitation is more infectious than the primary disease. अब इसमें cavitation ज़्यादा होती है जो post-primary tuberculosis है। अब इसको हम adult type tuberculosis कहते हैं। Overall, it is estimated that 10% of the infected patients will eventually develop active TB later in their lifetime, half of them within 18 months आफ्टर द इन्फेक्शन। मतलब अब होता है कि मतलब 100 में से 10% पेशेंट ऐसे होंगे जो इवेंचुअली अपनी लाइफ टाइम में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप कर लेंगे, जो उनके अंदर डोरमेंट बैसिलाई पड़े हुए ना मैक्रोफेजेस के अंदर, वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे। एज इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनिंग फैक्टर अमंग इन्फेक्टेड पेशेंट्स। इंसिडेंस ऑफ डिजीज हाईएस्ट इन लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड। The incidence among women peaks at 25 to 30 years of age, whereas in men older age is more susceptible. तो फीमेल्स यंगर एज में ससेप्टेबल हैं और मैन में ज्यादातर ओल्डर एज में होती है।
A variety of conditions and diseases favor the development of active tuberculosis. The most potent risk factor for tuberculosis among infected individual is clearly HIV co-infection, which suppresses cellular immunity. अब मतलब HIV इन्फेक्शन की वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में भी जाहिर बात है कि टीबी इतनी कॉमन हो गई, प्लस इतनी सारी ऐसी दवाइयाँ बन गई हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं, तो होने लगी है टीबी। प्लस इतने एंडेमिक जो एरिया है ट्यूबरकुलोसिस के, वहाँ से एक माइग्रेशन होने लगी है, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं वहाँ सेटल हो रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ पे टीबी अब बढ़ने लगी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टीबी इज क्लासिफाइड एज पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी और बोथ 10 to 40% of the patients have extra pulmonary disease, यानी कि सिर्फ 10 to 40% में एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, 60% में पल्मोनरी ही ट्यूबरकुलोसिस होती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी, एडल्ट टाइप, सेकेंडरी। ठीक है, अब आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया ना। प्राइमरी वो है जो ट्यूबरकल बेसिलाई जब इनहेल किया था उसी वक्त डिजीज हो गई, तो वो प्राइमरी है, और वो बच्चों में होती है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट में होती है। पोस्ट प्राइमरी वो है कि इनहेल किया लेकिन सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से जो स्ट्रांग थी, तो बैक्टीरिया कंटेन हो गए बेसिलाई और मैक्रोफेजेस में जाके डोरमेंट हो गए, फिर वो किसी बाद में लाइफ टाइम में कभी रीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो फिर पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होगी, उसको कहते हैं एडल्ट टाइप सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, दिस डिस्टिंक्शन हैज बीन चैलेंज्ड बाय मॉलिक्यूलर एविडेंस फ्रॉम TB endemic areas that a large percentage of adult pulmonary tuberculosis results from recent infection, either primary infection or reinfection, and not from the reactivation. तो ज्यादातर जो है वो प्राइमरी ही हो रही होती है, रिसेंट इन्फेक्शन हो रही होती है। पहले हम प्राइमरी डिजीज देख लेते हैं। प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस occurs soon after the initial infection. It may be asymptomatic or can present with fever and occasionally pleuritic chest pain. This is commonly seen in children because most of the inspired air is distributed in the middle and the lower zones. These areas are mostly involved in primary disease. The lesion forming after the initial infection, उसको कहते हैं gone focus, is usually peripheral and it is accompanied by transient hilar or paratracheal lymphadenopathy, which may or may not be visible on standard chest radiography. Some patients develop erythema nodosum on legs and some develop phylactenular conjunctivitis. In majority of the cases, lesion heals spontaneously and is evident only as a calcified nodule. Okay. Pleural reaction overlying a subpleural focus is also common. The gone focus with or without overlying pleural reaction, thickening and regional lymphadenopathy is referred to as Ghon's complex. In young children with immature cell-mediated immunity and in persons with impaired immunity, as with malnutrition or HIV infection, primary pulmonary tuberculosis may progress rapidly to clinical illness. ठीक है, तो उसकी ये वजह होती है। The initial lesion may progress in size and can evolve in different ways. Pleural effusion, which is found in up to 2/3 of the cases and may cause locally progressive disease or results in tuberculous meningitis. This is a particular concern in very young children and immunocompromised person, as with HIV infection. तो tuberculous meningitis हो सकता है। अब नंबर 2, पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, जो एडल्ट टाइप है या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है, also referred to as a reactivation or secondary tuberculosis. Post primary tuberculosis is most accurately termed as adult type TB because it may result from endogenous reactivation of distant or recent infection, primary infection or reinfection. It is usually localized to apical and posterior segments of the upper lobe, where the higher oxygen tension compared with that of the lower zone favors mycobacterial growth. इसमें जो है ना upper lobe की infiltration होगी. The superior segments of the lower lobes are also frequently involved. The extent of the lung parenchymal involvement varies greatly from small infiltrates to extensive cavitary disease. With cavity formation, liquefied necrotic contents are ultimately discharged into the airways and may undergo bronchogenic spread and may result in stellate lesions within the lungs that may
in turn undergo cavitation. Massive involvement of the pulmonary segments or lobes with coalescence of lesions produce caseating pneumonia. While 1/3 of the untreated patients develop severe pulmonary tuberculosis within a few months after the onset, others may undergo a process of spontaneous remission or proceed along a chronic, progressively debilitating course. Under these circumstances, some pulmonary lesions become fibrotic and may later calcify, but cavities persist in other parts of the lungs. Individuals with such chronic disease continue to discharge tubercle bacilli into the environment. Most patients respond to treatment with defervescence, decreasing cough, weight gain and general improvement in the well-being within several weeks. अब देखिए ना, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, आप भी देखते होंगे, इतनी उनकी कोई जनरल कंडीशन ख़राब होती है और मतलब महीनों की हिस्ट्री है फीवर की और ठीक नहीं हो रहा है, खांसी है, ये हो रहा है, लेकिन जैसे ही उनको ATT हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और आपने बिल्कुल उनको ना प्रॉपर डोजेज और सही आपने ATT स्टार्ट कर दी, तो आप देखिए कैसी रौनक आने लगती है ना पेशेंट के चेहरे पे, उसकी जनरल कंडीशन कितनी ज़बरदस्त इम्प्रूव हो जाती है, वेट गेन होने लगता है और बिल्कुल मैजिकल मुझे लगता है ना। तो वही होता है फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब जाहिर बात है कि इन्फिल्ट्रेट अगर आ रहे हैं चेस्ट एक्सरे में, और ये सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से तो नहीं हो सकता, बहुत सारी डिजीजेस हैं। तो नंबर 1, a variety of infectious conditions. Number 2, neoplastic diseases such as lymphoma, metastatic carcinoma. Number 3, rare disorders like Kikuchi's disease, necrotizing histiocytic lymphadenitis, Kimura's disease and Castleman disease. ये सब इतनी मतलब रेयर डिजीजेज ये भी तो हो सकती हैं ना, जिसमें पल्मोनरी एबनॉर्मेलिटीज आपको एक्सरे में दिख रही होती हैं। ट्रीटमेंट बहुत important. 2 main aims of TB treatment are: number 1, to prevent morbidity and death by curing TB while preventing recurrences and emergence of drug resistance. 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसका रिकरेंस ना हो जाए और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ना हो जाए। आप अगर गलत ट्रीटमेंट जैसे करेंगे ना, डोज सही नहीं की, मोनोथेरेपी शुरू कर दी, पता नहीं था, पेशेंट का वेट किया नहीं किया, उसकी गलत कैलकुलेट करी आपने डोज, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनके जो जीनोम होते हैं ना उसमें म्यूटेशन हो जाती है रेजिस्टेंस की। नंबर 2, टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन बाय रेंडरिंग पेशेंट्स नॉन इन्फेक्शियस टू अदर्स। और मतलब इसलिए कर रहे हैं कि वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएं आपके ट्रीटमेंट से, है ना, और वो दूसरों को ना ट्यूबरक्लोसिस करें। ड्रग्स, अब 4 मेजर ड्रग्स हैं, दे आर कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ TB। सबको पता होगा, आइसोनाइजेट, रिफेम्पिसिन, एथैम्पिटोल, पायरासिनामाइड, ठीक है। अब इनकी डोजेज देख लें। रिकमेंडेड डोजेज फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की मैं नहीं पढ़ रही हूँ, एडल्ट का आप देख लें और हमेशा उसको अपने जहन में बिठा लें, याद कर लें, पेज पर्चे में लिख लें, हर वक्त जेब में रखें, ठीक है। जैसे ही पेशेंट को आपको ATT देनी हो, आप इंडिपेंडेंटली उसको कैलकुलेट करके शुरू कराएं, ठीक है। उसका वेट करें और फिर देखें। आइसोनाइजेट 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट होता है, मैक्सिमम 300 मिलीग्राम। रिफेम्पिसिन 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम, मैक्सिमम 600 मिलीग्राम। पायरासिनामाइड 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम, मैक्सिमम 2 ग्राम। इथैम्पिटोल 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आप अपने पास लिख के जेब में रख लीजिए, जब भी आपको देना हो आप इससे कैलकुलेट करके पेशेंट का वेट करके उसको स्टार्ट करवाएं। अब इसमें मैंने ये भी बना दिया रिकमेंडेड एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स। न्यू स्मीयर और कल्चर पॉजिटिव अगर केसेस हैं तो ड्यूरेशन इनिशियल फेज जो है ना वो 2 महीने में आप 4 ड्रग देंगे, यानी कि रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजिड, पैरासिनामाइड, इथैम्पिटोल 2 मंथ्स के लिए। फिर कंटिन्यूएशन फेज, इनिशियल फेज जो है वो 2 महीने का है, ड्यूरेशन फेज जो है कंटिन्यूएशन फेज वो 4 महीने का है, उसमें आप सिर्फ आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। न्यू कल्चर नेगेटिव केसेस में भी आप ड्यूरेशन इनिशियल फेज का 2 मंथ्स 4 ड्रग्स और फिर कंटिन्यूएशन फेज 4 मंथ्स और 2 ड्रग्स आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन। प्रेगनेंसी में
ड्यूरेशन इनिशियल फेज का 2 मंथ्स है, उसमें ना सिर्फ पायरासिनामाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो आप रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजिल और एथैम्ब्यूटोल देंगे। और इसका ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी में आप याद रखें 7 मंथ्स होता है कंटिन्यूएशन फेज, यानी पूरे 9 मंथ्स आपने दी थी, उसमें आइसोनाइजिल और रिफेम्पिसिन। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस वाली चीज़ जो है ना आगे हम देख लेते हैं, फिर आप इसमें सब फिर मैं दिखाऊंगी आपको। अब रेजिमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड रेजिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू एन इंटेंसिव, यानी कि इंटेंसिव फेज जो 2 मंथ्स का है जिसमें आप 4 ड्रग दे रहे हैं, वो बैक्टीरियल फेज है, एंड कंटिन्यूएशन जो है वो स्टेरिलाइजिंग फेज है। ड्यूरिंग द इंटेंसिव फेज द मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूबरकल बेसिला आर किल्ड, सिम्टम्स रिजॉल्व एंड यूजुअली द पेशेंट बिकम्स नॉन इन्फेक्शियस। तो 2 महीने में अगर आपने सही कैलकुलेट करके आपकी डायग्नोसिस सही थी, अप्रोप्रिएट आपने ट्रीटमेंट शुरू कराया, तो विद इन 2 मंथ्स जो है ना पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा। अब कंटिन्यूएशन फेज फिर हम क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि इट इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट परसिस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट रिलैप्स ना हो जाए फिर, इसलिए आप दे रहे हैं उसको 4 महीने का। और उसमें आप सिर्फ दो ड्रग्स देंगे, आइसोनाइजिल और रिफेम्पिसिन। WHO रिकमेंड्स ट्रीटमेंट शुड बी गिवन डेली थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, पहले वो कहता था कि मतलब इंटरमिटेंट आप दे दें, मतलब 3 दिन दे दें, और जो थी ना WHO ही ने रिकमेंड की थी, लेकिन उसने देखा उसमें रिलैप्स भी हो रहे हैं, उसमें जो है वो ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी हो रहा है, तो फिर अब उसने ना अबंडन कर दिया। अब ये है कि डेली आप दें। ठीक है, पेशेंट्स हु रिमेन कल्चर पॉजिटिव एट 2 मंथ शुड बी रीटेस्टेड इमीडिएटली फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। 2 महीने तक अगर कल्चर जो है वो नेगेटिव ना हो तो फिर इमीडिएटली उसकी दोबारा से टेस्ट करना चाहिए फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। टू प्रिवेंट आइसोनाइजिल रिलेटेड न्यूरोपैथी, अब ये कॉम्प्लिकेशंस मतलब साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी जो है। टू प्रिवेंट आइसोनाइजिल रिलेटेड न्यूरोपैथी, पायरिडॉक्सिन 10 to 25 mg per day should be added to the regimen given to the persons at high risk of vitamin B6 deficiency, for example alcoholics, malnourished, pregnant, lactating women and patients with chronic renal failure, HIV, diabetes, which are also associated with neuropathy। लेकिन ये कि हम तो सारे पेशेंट्स को देते हैं, देनी भी चाहिए। To facilitate absorption of rifampin, the drug should be taken on an empty stomach and without meals। मतलब है कि नाश्ते से पहले आपने ये सारी दवाइयाँ पेशेंट को कहना है उसने खानी है। और अक्सर ये होता है, एक मेरे पास पेशेंट आई प्रेग्नेंट और 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और मतलब ये कि उसको काफ़ी पहले ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुआ था, कहीं किसी और डॉक्टर ने उसको किया था किसी हॉस्पिटल में, और जो है ना वो मेरे पास जब आई तो जॉन्डिस हो गया था, सोचा यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हुआ था उसको। इतनी बुरी उसकी हालत थी, और फिर मैंने उसको मैंने बोला कि दिखाओ अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, डॉक्टर ने क्या लिख के दिया। तो डॉक्टर मैंने जब देखा तो उसमें जो है ना ये लिखा ही नहीं था, यानी कि पायरिडॉक्सिन नहीं दिया था उसको। सोचा, फिर मैंने उसे शुरू कराया, और उसने कहा पहली दफ़ा उन्होंने मुझे दी थी ये दवा, और फिर जैसे डॉक्टर ने लिखी होगी पहली दफ़ा सही, और फिर जब नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट आई ना तो भूल गया होगा वो डॉक्टर। अब देखिए ये भूलने वाली बात नहीं है भाई, आपने हमेशा लिखना है उसको, ठीक है ना, पायरिडॉक्सिन की। मतलब ये तो न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करेगी ना, वरना तो फिर हो जाएगी, तो कुछ भी हो जाएगा पेशेंट। टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ रिफेम्पिसिन, द ड्रग शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक एंड विदाउट मील्स। ठीक है, अब पेशेंट केयर एंड सपोर्ट आप कैसे करेंगे? पुअर एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पेडिमेंट्स टू क्योर। अब क्या होता है कि एक तो डॉक्टर ही सही से गाइड नहीं करते भाई। अगर आपने ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आपने देखा, उसको डायग्नोज किया और उसको अब आपने ट्रीट करना, तो आप अपने अंदर ना ये जिम्मेदारी आपकी हो गई है कि उसको आपने क्योर करके ही आपने उसको छोड़ना है ना। तो मतलब उसको आप गाइड करें ना पेशेंट को कि भाई वो आपके पास आए। मैं तो हर महीने बुलाती हूँ, शुरू में आप 15-15 दिन में 2 दफ़ा बुलाइए, मतलब फीवर उतरा, जनरल कंडीशन सही हुई है नहीं, फिर उसके बाद और बेसलाइन टेस्ट कराइए, और फिर उसके बाद उसको हर महीने मतलब 6 मंथ्स की थेरेपी है, 1 साल की, हर महीने बुलाइए। और फिर उसके बाद जब बिल्कुल ठीक हो गया तो आप एक्सरे चेस्ट दोबारा करा के एक दफ़ा देख लीजिए एंड पे।
बेस लाइन के लिए, मतलब कंपैरिजन के लिए ना। तो कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। डॉक्टर ने बस ATG लिख के दी, ना पेशेंट को कुछ बताया ना कुछ, और बस पेशेंट चला गया और फिर वो आए ही। इसीलिए तो ये हाल है। आज तक ट्यूबरक्लोसिस क्यों नहीं इरेडिकेशन हो सकती उसकी? इसलिए कि हम लोग खुद ही नहीं सही से ट्रीट कर रहे होते, या पेशेंट को गाइड कर रहे होते, या और पेशेंट को बताया ही नहीं रहे। और पेशेंट को जब आपने बताया ही नहीं, मतलब लिख के दे दिया, आपने ये तक नहीं कहा कि भाई 4 दवाइयाँ जो है अभी 2 महीने आपने इस्तेमाल करनी, फिर आपने बाकी 4 महीने तो 2 दवाइयाँ आपने कर देनी है ना, उसको 4 तो नहीं लेनी। तो आपने कुछ बताया ही नहीं। अब पेशेंट जो है अगर वो ससेप्टिबिलिटी है इन ड्रग से उसकी, तो वो तो फौरन ठीक होने लगा। मैजिकल होता है वो, तो उसको बुखार उतर जाएगा, उसको सब कुछ। तो उसको क्या पता, आपने तो बताया ही नहीं था उसको, वो तो आराम से छोड़ देगा, वो कहेगा मैं तो ठीक हो गया। तो पुअर एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पेडिमेंट्स टू क्योर. It is crucial to offer the patient a suitable option for treatment administration that minimizes the chances of non-adherence. तो मतलब ये कि फिर किस किस तरह से आप ले सकते हैं ना. Such options are number 1 unsupervised self-administered therapy. क्या आपने पेशेंट पे बिलीव किया कि वो खा लेगा रोजाना, ठीक है, और या फिर उसका फैमिली मेंबर कोई, मतलब आप बताएंगे तभी तो फैमिली मेंबर उसको देखेगा ना कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा. नंबर 2 इन पर्सन डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, यानी जो डॉट थेरेपी होती है. Number 3 non-daily dot supervision, not for every dose but weekly or a few times per week at a location mutually agreed on by the patient and the healthcare provider. मतलब कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पेशेंट आए, मतलब ये कि अगर डेली नहीं आ रहा तो मतलब आप नॉन डेली डॉट भी उसकी कर सकते हैं कि म्यूचुअली एग्रीड कोई प्लेस है, या हॉस्पिटल में बुला लें आप उसको, OPD में या कहीं भी, मतलब जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकें कि पेशेंट ने दवा खाई कि नहीं. कम्युनिटी और होम बेस्ड डॉट इज रिकमेंडेड ओवर हेल्थ केयर फैसिलिटी डॉट और अनसुपरवाइज्ड डॉट. मतलब कम्युनिटी और होम बेस्ड डॉट जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटी में डॉट या अनसुपरवाइज्ड जो है तो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं वो इतनी बेहतर हो. अनदर ऑप्शन इज VOT, यानी कि अब ये नया निकल आया है, जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो वीडियो ऑब्जर्व थेरेपी विद इन पर्सन डॉट हैज शोन सिमिलर आउटकम्स. अब वार्ड की भी इतनी इंपॉर्टेंस है कि मतलब पेशेंट्स के पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन है और टैबलेट्स हैं और आईफोन्स हैं और ये हैं, कि मतलब ये कि हमारे यहाँ तो इतनी गुर्बत है यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता. लेकिन ये कि वीडियो से भी आप ऑनलाइन भी उनको टाइम देके कि भाई इस वक्त आपने खाना है. उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिजिटल टूल्स आ गए हैं जो गैजेट्स हैं, जैसे ये आईफोन्स हैं और टैबलेट्स हैं. इन सब में ना पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें मैं पढ़ रही थी उसमें कि मतलब दवाइयों का जो वो होता है ना जिसमें दवा रखी हुई होती है, उसको खोलें तो ही वो मॉनिटर हो जाता है कि पेशेंट ने दवा ली कि नहीं ली. इस तरह की भी चीज़ें बन गई. लेकिन हमारे यहाँ तो जाहिर बात है कि आप डॉट ही पे एक दफा करें अगर तो. इन एडिशन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ टैबलेट्स ऑल्सो प्रोमोट एडेरेंस एंड कम्प्लीशन ऑफ थेरेपी. यानी कि जो फिक्स डोज की कॉम्बिनेशन है ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम टैबलेट्स जो आती हैं पेशेंट आराम से ले लेगा, ठीक है. पेशेंट को फिर बताना है भाई पूरा, पहली दवा जब आपने लिख के दी है ना उसी वक्त पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई आपकी तबीयत अगर ठीक होने लगे तो आप ये ना समझें कि ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म हो गई है. इसको अभी 6 महीने, या आपने अगर उसको जितने भी महीने की दी है उसको आप बताएं हर दफ़ा वो आता है आपके पास, ठीक है. मैं तो जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, जब तक पेशेंट आके मुझे बताता नहीं, मुझे होता है कि भाई मतलब ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है. मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स एंड ड्रग टॉक्सिसिटी, अब ये कितना ज़रूरी है. अब ये है कि आप जब पहली दफ़ा ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज करें ना तो आपने मतलब ये कि उसकी माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर और वो भी भेज दिया. इसमें भी 3 आपने कंसेक्यूटिव मॉर्निंग वाले AFB के लिए भेज दिए, डायग्नोज कर लिया आपने, एक्सरे में देख लिया, और बाय द टाइम आपने मतलब ये कि कल्चर फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भेजा हुआ है और आपने फिर आराम से स्टार्ट कर दी TB की. उसका वेट किया पेशेंट का और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करके आपने और उसको गाइड कर दिया, ठीक है. अब बेस लाइन टेस्ट, अब मतलब ड्रग टॉक्सिसिटी के
कोई हर दफ़ा थोड़ी हम ये करा रहे होते हैं कि आप ना सीपी भी कराते रहे और एलएफटी भी कराते रहे और ये सब कराते रहे। नहीं, आपने सिर्फ सीपी करा लिया इनिशियल, एलएफटी करा लिया, आपने देख लिया एसजीपीटी वगैरह क्या है, फिर उसके बाद ब्यूरिपिन, ठीक है, सब ये नॉर्मल है। यूरिक एसिड करा लिया क्योंकि पायरिज़माइड से बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बेसलाइन देख लिया और किडनी फंक्शन देख लिया, यूरिया क्रिएटिनिन करा के देख लिया। बस ये आपने बेसलाइन करा लिया और फिर उसके बाद आपने टीबी की ये दवाइयाँ शुरू कर दी। अब अगर पेशेंट को कुछ हो रहा हो तो फिर आप एलएफटी कराएंगे, अदरवाइज आप हर दफ़ा थोड़ी कराएंगे। और फिर ये कि उसकी मतलब जो वो है ऑप्टिक न्यूरोपैथी या विजुअल डिस्टर्बेंस, तो उसके लिए आपने बेस लाइन पे ही उसका कलर विजन टेस्ट कर लें, विजुअल एक्टिविटी आप दिखा के पूछ लें, मतलब कोई रेड चीज़ कि भाई ये कौन सा कलर है, ग्रीन ये कौन सा कलर है। फिर हर दफ़ा जब वो आए तो बस आपने सिर्फ ये पूछ लेना है उससे, ठीक है, आपने टेस्ट नहीं कराने उसके फिर। अच्छा, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स एंड ड्रग टॉक्सिसिटी, बैक्टीरियोलॉजिक इवैल्यूएशन थ्रू कल्चर और व्हेन कल्चर कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल थ्रू स्मीयर माइक्रोस्कोपी is essential in monitoring the response to TB treatment. In addition, patient's weight should be monitored regularly and drug dosage should be adjusted accordingly. अब पेशेंट आया, उसका 45 kg वेट है, तो आपने जब ज़ाहिर है कैलकुलेट करी तो उसकी कम बन रही थी, लेकिन जब पेशेंट ठीक होना शुरू हुआ पता चला कि अगली दफ़ा उसका 50 हो गया, तो फिर आपको अब डोज रिकैलकुलेट करके देने की ज़रूरत है।